आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्लेटो के प्रत्यय का सिद्धांत, द थियरी ऑफ आइडिया। प्लेटो ने अपने ज्ञान के सिद्धांत को प्रामाणिक बनाने के लिए एक विशेष विश्व दृष्टिकोण अपनाया। हमने इससे पूर्व जब प्लेटो की ज्ञान मीमांसा पढ़ी थी तो उन्होंने ज्ञान के विभिन्न स्तर बताए थे और उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि काल्पनिक या प्रातिभासिक प्रकार के ज्ञान से उच्च प्रकार का या उच्च कोटि का ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है, परंतु वे ये भी स्वीकार करते हैं कि इंद्रियों की सहायता से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वह अनिश्चित होता है, भ्रामक और सापेक्षिक होता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकती है। यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए प्लेटो ने एक प्रत्यय के सिद्धांत की कल्पना की, एक ऐसा सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया जो उनके दर्शन का मौलिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा। एक जगत व्यवहारिक जगत, जिसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें भौतिक वस्तुएं पाई जाती हैं, हम सभी उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा पारमार्थिक जगत या ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, यानी इस व्यवहारिक जगत के परे एक ऐसा संसार है जिसमें ये प्रत्यय पाए जाते हैं जिन्हें कृतियों का संसार या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है। प्रत्ययों का सिद्धांत शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इस दृष्टि से उस थियरी ऑफ आइडिया को समझने के लिए उसमें आइडिया या प्रत्यय शब्द को समझना महत्वपूर्ण है। प्रत्यय दरअसल विशेष वस्तुओं के सामान्य गुणों का संगठित रूप है। इसका अर्थ यह है कि इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि संसार में बहुत तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे कुर्सियों का वर्ग, मेज़ों का वर्ग, पेन का वर्ग, पेंसिल का वर्ग, कार का वर्ग। संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उन सभी का एक वर्ग होता है और उस वर्ग के अंदर समान गुण रखने वाली वस्तुओं का संगठन होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारे घर में कोई चेयर है और वह लकड़ी की बनी है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि चेयर सिर्फ वही होगी जो लकड़ी की बनी होगी या विशिष्ट प्रकार की जो हमारे घर में है। हम ये देखते हैं कि कुर्सियाँ अनेक तरह से रूप, रंग, आकार में देखने को मिलती हैं। जैसे कुर्सी लकड़ी की, लोहे की, प्लास्टिक की हो सकती है, या इसी प्रकार से चेयर का जो रंग रूप होता है वह अलग हो सकता है, अलग अलग कलर की हो सकती हैं। हमारे घर में जो कुर्सी है, हम केवल उसी कुर्सी को ही कुर्सी नहीं मानते हैं, अन्यथा भी कहीं और जाते हैं और हमें किसी अन्य आकार प्रकार की कुर्सी देखने को मिलती है तो हम समझ लेते हैं कि यह कुर्सी है और हम उस पर बैठ लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। हम न सिर्फ उसको कुर्सी रूप में जानते हैं, बल्कि हम उसमें स्टूल, बेंच, मुड्ढा या इस प्रकार के बैठने की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनसे भी उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुर्सी या इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं का जो वर्ग होता है उसमें आने वाली सभी वस्तुओं को अगर हमने नहीं भी देखा हुआ हो तो भी हम उसके सार के कारण जान लेते हैं और उसकी आइडेंटिटी या उसकी पहचान कर पाते हैं। तो एक तरीके से जो एक वर्ग में पाई जाने वाली समान परंतु अलग अलग रूप रंग की जो वस्तुएं होती हैं उनके सार को एक तरीके से प्रत्यय के रूप में जाना जा सकता है। और ये जो प्रत्यय हैं अनेक विशेषों में अनुगत एकता के रूप में देखे जाते हैं। प्रत्यय सार होते हैं, इसलिए वो सार्वभौमिक होते हैं और इन प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बहुत सारे लोग ऐसा प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर एक तरीके से आक्षेप भी लगाते हैं कि प्रत्यय किसी एक स्थान पर देखे नहीं जा सकते हैं या मिलते नहीं हैं। जैसे हम संसार की वस्तुओं को प्रत्यक्ष के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जान लेते हैं, वैसे ही हम प्रत्ययों को नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि
दरअसल प्लेटो के द्वारा स्वीकार किए गए प्रत्यय के सिद्धांत में इन प्रत्ययों की सत्ता मानसिक है, यानी सिर्फ ये हमारे मनस के स्तर पर ही हैं। प्लेटो इस बात को अस्वीकार करता है और वो कहता है कि प्लेटो प्रत्यय की सत्ता न सिर्फ मनुष्य बल्कि ईश्वर के मन से भी स्वतंत्र सत्ता रखती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्ययों को बनाया नहीं जा सकता या प्रत्यय किसी से बनते नहीं हैं, वरन संसार में पाई जाने वाली जो विशिष्ट वस्तुएं हैं उनका निर्माण प्रत्ययों के द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से प्रत्यय स्वतंत्र हैं जबकि वस्तुएं परतंत्र हैं या वो अपने अस्तित्व के लिए आश्रित हैं। हम सभी जानते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं संसार में, जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो किसी एक समय पर उत्पन्न होती हैं, कुछ समय वो स्थिति में रहती हैं यानी उनका अस्तित्व रहता है और कुछ समय अवधि के पश्चात उनका नाश हो जाता है। अर्थात देश काल और परिस्थिति, यूँ कहें कि भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में उनका कभी ना कभी अस्तित्व होता है, परंतु वो अस्तित्व सदा और सर्वदा के लिए नहीं होता है। कभी ना कभी वो उत्पन्न होती हैं और कभी ना कभी उनका नाश भी हो जाता है। तो इस दृष्टि से वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होती हैं, परंतु प्रत्यय जो हैं वो हमेशा पाए जाने वाले होते हैं। प्रत्ययों के संसार में प्रत्ययों के स्तरों की भी व्याख्या प्लेटो के द्वारा की जाती है कि हम संसार में देखते हैं जड़ तत्व होते हैं, उसी तरीके से प्रत्ययों के संसार में प्रत्ययों का जड़ तत्व का प्रत्यय है एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय इंद्रियों प्रकार के जो वस्तु जीव आदि हैं उनके प्रत्यय पाए जाते हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर शुभ का प्रत्यय पाया जाता है और समस्त प्रत्ययों का जो उद्देश्य होता है उस शुभत्व को पाना होता है। प्रत्ययों को यदि और बेहतर तरीके से समझें तो हम, जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रत्यय मूल द्रव्य होते हैं, अर्थात ये अपनी सत्ता पर किसी के लिए किसी और पर अपनी सत्ता के लिए आश्रित नहीं होते हैं और न ही किसी से नियंत्रित होते हैं, उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है और ये मूल द्रव्य होते हैं, अर्थात जो किसी अन्य का निर्माण तो कर सकते हैं, जिन पर गुणों का आश्रय तो हो सकता है परंतु स्वयं किसी पे आश्रित नहीं होते हैं। प्रत्यय कितने होते हैं, अगर ये प्रश्न किया जाए प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो प्लेटो का मानना है प्रत्यय असीम होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं और इन्यूमरेबल होते हैं, उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं होती हैं उतने ही वर्ग होते हैं और जितने वर्ग होते हैं उतने ही प्रत्यय भी होते हैं। इसलिए जो प्रत्यय हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं, उनका कोई रूप रंग शक्ल आदि नहीं है, जबकि जो वस्तुएं हैं वे मूर्त हैं जिनका कि एक शेप साइज आदि होता है। प्रत्यय क्योंकि सार तत्व होते हैं इसलिए वो सार्वभौम होते हैं और भौतिक वस्तुओं से स्तर में ऊंचे होते हैं। अभी हमने जैसा डिस्कस किया कि प्रत्यय के सिद्धांत पर प्लेटो के जो प्रत्यय का सिद्धांत है उस पर लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि प्रत्यय वास्तविक रूप में कोई सत्ता नहीं है, केवल वो मानसिक स्तर के होते हैं, परंतु प्लेटो इस बात को डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल जो प्रत्यय होते हैं वो यूनिक, विलक्षण होते हैं। उनका, क्योंकि वस्तुएं तो एक से अधिक पाई जा सकती हैं परंतु प्रत्यय एक से अधिक नहीं मिल सकते हैं, इस रूप में वो विलक्षण होते हैं, वो अपने आप में खास होते हैं और ना वो मानसिक होते हैं ना ही वो भौतिक होते हैं, परंतु फिर भी वे यथार्थ होते हैं, वास्तविक होते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो प्रत्यय होते हैं उनमें एक हायरार्की होती है, उनमें एक क्रमिकता होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। प्लेटो अपने प्रत्यय के सिद्धांत को पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के द्वारा भी बताते हैं कि जिस तरह से पिरामिड को अगर हम देखें तो उसका बेस जो होता है वो बड़ा होता है, शने शने वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वह संकीर्ण हो जाता है और सिर्फ मानो एक ही वस्तु वहाँ पर रह सकती है, उतना वो संकरा हो जाता है। तो जो लेवल्स हैं, हायरार्की है, वो प्रत्यय के संसार में देखने को मिलती है, जहाँ विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने से उच्च स्तर को पाने के लिए प्रयत्नशील है और इस प्रयत्नशीलता में सर्वश्रेष्ठ स्तर शुभत्व को पाने का प्रयास किया जाता है। सभी प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि से होता है, इंद्रियों से संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियां
सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकती हैं। हाँ, ये सही है कि संवेदन प्राप्ति में ज्ञान के उन तत्वों को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकती हैं, परंतु सर्वोच्चता का ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम प्रत्ययों को समझें तो किस तरीके से समझें, क्योंकि वस्तुएं व्यवहारिक जगत में हैं, भौतिक जगत में हैं, जबकि प्रत्यय अतीन्द्रिय या ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है। तो प्लेटो कहते हैं कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो प्रत्यय हैं वो वास्तविक वस्तुएं हैं, जबकि वस्तुएं उनकी प्रतिलिपि या फोटोकॉपी हैं। मान लीजिए आपका एक कोई डॉक्यूमेंट है, आपकी मार्कशीट है, आपका कोई सर्टिफिकेट है, वो ओरिजिनल है। आप उसकी जब फोटोकॉपी करा लेते हैं तो नाउ यू हैव टू कॉपीज, वन इज़ ओरिजिनल, वन इज़ फोटोकॉपी। तो ओरिजिनल वन इज़ द आइडिया एंड द फोटोकॉपी इज़ द थिंग जो संसार में पाई जाती है। प्लेटो के प्रत्यय के सिद्धांत की आलोचना अरस्तु के द्वारा की गई है। वो कहते हैं कि दर्शन का जो उद्देश्य है वो जगत और उसकी वस्तुओं की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व की व्याख्या करना है। पर अगर हम प्लेटो के सिद्धांत को देखें तो वे बता ही नहीं पाते कि किस तरीके से अमूर्त मतलब जिसका कोई शेप, साइज, रूप, रंग आदि नहीं है, उससे मूर्त वस्तु की उत्पत्ति कैसे संभव होती है। हम साधारणतः ऐसे मानते हैं कि जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसमें उस वस्तु को उत्पन्न करने वाले के गुण पाए जाते हैं। तो यदि वस्तु अमूर्त है तो उससे मूर्त वस्तु की उत्पत्ति कैसे संभव है, यानी शेपलेस वस्तु से एक शेप वाली वस्तु की उत्पत्ति कैसे संभव है। दूसरा, प्लेटो के अनुसार जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्रत्ययों की प्रतिलिपियां हैं। वो ये तो कह देते हैं कि प्रत्ययों से वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, परंतु उन प्रत्ययों से वस्तुओं का जो पार्टिसिपेशन है, यानी वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। हमने अभी ऊपर ही देखा, दो अलग अलग स्तर की चीज़ें हैं, तो दो अलग अलग स्तर की चीज़ों में पार्टिसिपेशन कैसे होगा, वो आपस में जुड़ेंगी कैसे, इस बात को वे समझा नहीं पाते हैं। तीसरी बात, वो कहते हैं कि प्रत्यय जो हैं, वस्तुएं जो हैं, वो प्रत्यय की प्रतिलिपियां हैं, परंतु अरस्तु इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं दरअसल इसका उल्टा कहा जाना चाहिए कि वस्तुएं प्रत्ययों की प्रतिलिपियां नहीं हैं, फोटोकॉपी नहीं हैं, बल्कि प्रत्यय वस्तुओं की फोटोकॉपी हैं। क्योंकि वस्तुओं को तो हम नामों से संबंधित कर देते हैं, परंतु प्रत्यय कहाँ हैं, कैसे हैं, किस रूप के हैं, वो हमें नहीं पता है। एक और महत्वपूर्ण जो समस्या प्लेटो के प्रत्यय के सिद्धांत में है वो है कि प्लेटो ने कहा कि प्रत्यय निर्विकार होते हैं, गतिहीन होते हैं, यानी उनमें कोई आकार नहीं होता। हम बार बार अमूर्तता की बात कर रहे हैं, और वो गतिहीन होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जब सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि में सिर्फ निर्जीव वस्तुएं ही नहीं होती हैं, गतिवान वस्तुएं भी पाई जाती हैं, परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जीवन भी देखने को मिलता है। इस बात को कैसे समझाएंगे प्लेटो, वो स्पष्ट नहीं हो पाता है कि गति की व्याख्या वो कैसे करेंगे। एक ही दृष्टि से अगर इस सिद्धांत को देखा जाए तो वह आत्मविरोधी दिखता है। क्यों दिखता है कि प्लेटो प्रत्ययों को वस्तुओं के सार तत्व के रूप में देखता है। अगर सार तत्व के रूप में देखता है तो सार वस्तु के अंदर होना चाहिए, परंतु वो तो ये कहते हैं कि सार तो कहाँ है, उस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, उस पारमार्थिक सत्ता में है, जिसे वो प्रत्यात्मक संसार, एक रहस्यमयी संसार कहते हैं, जिसको किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए जब हम किसी वस्तु को उसके सार से अलग करके देखेंगे तो उस वस्तु को कैसे समझ पाएंगे, ये कहना मुश्किल होता है। धन्यवाद।